हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती आ चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म भी भर दिया होगा, काफ़ी लोगों ने। तो यहाँ पर जो आपको भी पता होगा कि जो बिहार का जो सिलेबस है उसमें एक पार्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे लगा कि अगर आप लोगों के साथ कुछ नोट्स शेयर कर पाऊँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों की भी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं सेलेक्ट करूँगी, वैसे तो और भी जो है वीडियोज और भी जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में हम जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उससे रिलेटेड चीज़ों को हम शेयर करेंगे। और ये एक मतलब लॉन्ग वीडियो रहेगी, मतलब लॉन्ग इन द सेंस कि आपको इसको कई पार्ट में देखना पड़ेगा। तो आज केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 1 है, तो इसको पूरा देखिएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं हम 1857 की क्रांति से, क्योंकि यहीं से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी शुरुआत हुई थी, 1857 की क्रांति से हुई थी। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी 1857 की क्रांति में। तो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी केवल उसी को लिखा है, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। केवल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही लिखी है, तो आपको केवल उतना ही पढ़ना है एग्जाम के पर्पज़ से। जहाँ पर मुझे लगेगा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बतानी चाहिए, वो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले 10 मई 1857 में मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से और कहाँ हुई, तो आप बता सकते हैं 10 मई 1857 को, और मेरठ से शुरुआत हुई। और किससे भारतीय हम ये किसे अगर पूछ सकता है कि किसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं 1857 की क्रांति को। ठीक है। अब 10 मई 1857 को 20 सेनाई सैनिकों ने विद्रोह किया। यानी जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो सिंपल सी बात है, क्रांति किसी विद्रोही की वजह से होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था हमारे ऊपर। तो उसके लिए कोई चाहिए होगा ना जो विद्रोह करे, तभी तो क्रांति की शुरुआत होगी। तो जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई को ही हुई थी, और 20 सेनाई सैनिकों ने विद्रोह जो किया था उन्हीं की वजह से ये हमारा क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब 11 मई को 1857 को ही जो विद्रोही सैनिक थे वो दिल्ली पहुंच गए। तो वही चीज़ आगे के पॉइंट में लिखा है। फिर 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर को अपना नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यानी जो विद्रोही सैनिक थे, जब वो 11 मई को दिल्ली पहुँचे, और 12 मई को क्या हुआ कि 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया, और बहादुर शाह जफर को उन्होंने कहा कि ये हमारे नेता हैं और इन्हें हम भारत का सम्राट हम घोषित करते हैं। यानी उन्होंने आपस में ही सलाह वलाह करके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व था, यानी जो वास्तविक मतलब नेतृत्व करने वाला था, वो कौन था? जनरल बख्त खां। तो वही चीज़ है कि परंतु वास्तविक नेतृत्व सैनिक नेता जनरल बख्त खां के पास था। अब आगे है कि 21 दिसंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये आपने देखा कि दिल्ली पर जो सैनिक विद्रोही सैनिक जो थे उन्होंने जो कब्जा किया था, वापस से 21 दिसंबर को अंग्रेजी सेना ने पुनः से दिल्ली पर जो है अपना कब्जा कर लिया था। तो अब कुछ चीज़ें हम आगे देखेंगे कि जैसे 1857 की जो क्रांति थी, ऐसा तो नहीं शुरुआत, तो चलिए मान लिया कि हम जो 20 सेनाई सैनिक ने विद्रोह किया था और वो उन्होंने सीधे दिल्ली पर ही वो जो है मतलब दिल्ली पर पहुँचे, दिल्ली पर अधिकार किया। लेकिन जब वो शुरुआत हुई तो उससे बाकी जगह के जो लोग थे वो भी, उनके अंदर भी एक एनर्जी आई कि नहीं, हम भी विद्रोह करेंगे अपने देश के लिए, भाई करना ही है, हमें भी स्वतंत्र होना है। तो विद्रोह जो है हर क्षेत्र में होने लगा। तो कानपुर की बात करूँ, जैसे कानपुर में विद्रोह हुआ, आपके लखनऊ में विद्रोह हुआ, तो उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चलिए आप उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आगे है कि कानपुर में विद्रोहियों को नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे तथा अजीमुल्ला खां ने नेतृत्व प्रदान किया। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। यानी जो कानपुर में जब विद्रोह, सबने देखा कि विद्रोह शुरू हो रहा है, तो कानपुर में जो विद्रोही थे उनको नेतृत्व करने का काम कौन कर रहे थे? नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे और आपके अजीमुल्ला खां। और अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के ही क्या थे? सलाहकार थे। यानी जहाँ पर नाना साहब को सलाह की जरूरत होती थी तो उसके लिए अजीमुल्ला खां उनके साथ थे। अब
बात करें तो क्योंकि कानपुर में विद्रोही भी थे, कानपुर में भी लोग विद्रोह कर रहे थे, तो नाना साहब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उन सब में सबसे ज़्यादा सीनियर थे। तो नाना साहब को ही युद्ध में हराकर मेजर हैवलॉक ने नाना साहब को जो युद्ध में हराकर 17 जुलाई 1857 को कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी कानपुर में जो लोग विद्रोही के तौर पे आगे निकल के आए थे कानपुर में, नाना साहब, क्योंकि नाना साहब और बाकी लोग मिलके कहीं ना कहीं नेतृत्व दे रहे थे कि आप लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो जब नाना साहब को हरा दिया गया तो कहीं ना कहीं मेजर हैवलॉक ने जब उन्हें हराया तो कानपुर पे वापस से जो है उनका, यानी मेजर हैवलॉक का, उसका जो है अधिकार हो गया था। अब लखनऊ में विद्रोह की बात करें तो लखनऊ में जो विद्रोही थे उनको कौन नेतृत्व प्रदान कर रहा था? तो हजरत महल तथा अहमदुल्ला, इन्होंने मिलकर जो है लखनऊ में जो विद्रोही थे उनको वो जो है नेतृत्व प्रदान करते थे। अवध की बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला ने। अब झांसी में कौन कर रहा था? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व में विद्रोह हुआ। यानी अगर झांसी में बात करें, क्योंकि सबके अंदर ये था कि अब हर जगह से विद्रोह देखने को मिल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो झांसी में भी विद्रोही थे और झांसी में उनका विद्रोह का जो विद्रोही थे उनका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। सर ह्यूरोज ने अप्रैल 1858 ईस्वी में रानी को युद्ध में हरा दिया था। और जो सर ह्यूरोज था, जो अंग्रेज था ह्यूरोज, उन्होंने मतलब उसने जो है हमारी रानी लक्ष्मीबाई को अप्रैल 1858 ईस्वी में जो है एक युद्ध में हरा दिया था। एक युद्ध में 17 जून 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। और अप्रैल के बाद जब जून आया था उस युद्ध में 1858 में ही अप्रैल के बाद जून में फिर एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने, सबको पता है कि उन्होंने खुद अपनी जान ली ताकि कोई भी अंग्रेज उनको छू भी न पाए। और रानी की जन्म की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थल था वो वाराणसी था। तो ये 1857 के कुछ मेजर पॉइंट्स थे कि विद्रोह शुरू किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पर विद्रोह देखने को मिला, किसने किसने नेतृत्व किया। तो ये सारा टॉपिक आपने देख लिया। अब 1857 की क्रांति के जो समय हैं उसको देखते हैं कि उस टाइम कौन प्रेजेंट था, कौन क्या चीज़ था। तो जो इंग्लैंड या ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो पारिस्टन था, क्योंकि भले इंडिया में अंग्रेज शासक था लेकिन उसका जो एक कह सकते हैं नेता, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, तो उनका उस टाइम जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था पारिस्टन। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो, यानी जो ब्रिटेन के निवासी थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने ही हमारे देश पे कब्जा किया था, इंग्लैंड जो कहते हैं हम। तो उस टाइम ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो पारिस्टन थे। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों का कब्जा था। जो गवर्नर जनरल भी भारत में भी थे वो भी एक अंग्रेजी था, तो कैनिंग था। मुग़ल सम्राट की बात करें तो उस टाइम के मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र सेकंड थे। विद्रोह दबाने के लिए चुना गया कैंपबेल को, कि जब 1857 में ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो उस विद्रोह को दबाने का जिम्मा किसको दिया गया? कैंपबेल को, कि आपको किसी तरह से इस विद्रोह को रोकना है। ये जो भारत के लोग विद्रोह शुरू किए हैं, इस विद्रोह को किसी न किसी तरह आपको समाप्त करना है। क्रांति का प्रतीक की बात करें तो जो क्रांति का प्रतीक था वो कमल और रोटी था। जो यानी जो हमारे यहाँ के जो भारतीय लोग थे जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था, उन्होंने अपना जो प्रतीक चुना था वो था कमल और रोटी। तोप खान का मुख्यालय था मेरठ। ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था उत्तराखंड। और 1857 क्रांति के झंडा गीत की रचना की थी अजीमुल्ली ने। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी जो उस समय, हाँ मतलब उस समय की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि कौन क्या चीज़ था, कहाँ पे क्या मुख्यालय था, क्या प्रतीक था, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी। अब 1857 की क्रांति से संबंध में चर्चित पुस्तक और विभिन्न मत भी देख लेते हैं। तो पीसी जोशी ने रेवेलेंट 1857 लिखा, अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखा, वी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा और डिसरॉली ने भारतीय विद्रोह। यानी 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो पुस्तकें थी वो चर्चित पुस्तकें किसने लिखी थी, क्या थी वो पुस्तकें, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। ये 4 मेजर पुस्तकें हैं जिसमें कि आपकी वी.डी. सावरकर की जो पुस्तक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन चारों में। तो वैसे सबको देख लीजिएगा, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। तो ये आपने देख लिया हमारा 1857 की क्रांति से रिलेटेड सारी चीज़ें। चलिए अगले पेज पे चलती हूँ। चलिए अब कुछ
प्रमुख केंद्र और विद्रोही नेता लिख लेते हैं, यानी मेजर विद्रोही नेता कौन थे, यानी मुख्य विद्रोही नेता कौन थे किस केंद्र पर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिला। पीछे अभी आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी, कानपुर में देखा आपने, लखनऊ में देखा, दिल्ली में देखा कि वहाँ पे विद्रोहियों का नेतृत्व किन्होंने किया था। तो इसी तरह बाकी जगह पर भी लोगों ने विद्रोह शुरू किया था और उसका नेतृत्व किसने किया था वो हम यहाँ पे देखेंगे, यानी विद्रोही में मुख्य विद्रोही नेता कौन थे उसको देखेंगे। तो देखिए दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। वास्तविक नेतृत्व किसने किया पूछेगा तो आप बख्त खां कहेंगे। कानपुर की बात करें तो नाना साहब तात्या टोपे इन्होंने किया था। वास्तविक नेतृत्व पूछेगा तो नाना साहब ने किया था। लखनऊ की बात करें तो हजरत महल बेगम हजरत महल जो थे उन्होंने किया था। झांसी में बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई प्लस तात्या टोपे। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था शुरुआत, नेतृत्व किया था लोग विद्रोहियों का। फतेहपुर में अजीमुल्ला ने किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। बनारस में सेना और जन साधारण यानी जो आम जनता है उन्होंने ही शुरू किया था, उन्होंने ही नेतृत्व शुरू किया था। और बिहार यानी जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में ही शुरू हुआ था और राजा कुंवर सिंह और अमर सिंह ने जो है नेतृत्व किया था। बरेली में खान बहादुर खां और बख्त खां ने शुरू किया नेतृत्व प्रदान करना और पंजाब में सेना और जनसाधारण ने नेतृत्व किया था। तो ये आपने देखा कि मुख्य केंद्र में और कुछ जो मुख्य विद्रोही नेता थे वो कौन थे वो आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं क्रांति के रिजल्ट की, यानी क्रांति का परिणाम क्या निकल के आया। तो 1857 की क्रांति असफल हो गई, यानी पूरी तरह से सफल नहीं, मतलब जैसे अब लोगों का जो पर्पस था वो नहीं पूरा हो पाया और ये क्रांति जो है असफल हो गई। अंग्रेजी सत्ता अब लंदन चले गई, अर्थात लंदन से भारत पर शासन चलने लगा और नए कानून भी बनने लगे। यानी जो अंग्रेज यहाँ पर थे वो उनकी सत्ता जो है लंदन चले गई थी और कहीं ना कहीं अब लंदन से जो है भारत पर शासन होने लगा, यानी लंदन में कानून बनाने लगे और वो कानून जो है भारत पर लागू होने लगे। इस तरह से सारा प्रोग्राम यानी सारा कार्यक्रम जो है चलने लगा था उस टाइम। और यहाँ पर 1857 में देखें तो 1857 में हिंदू और मुस्लिम मिल गए थे, लेकिन 1858 में अंग्रेज ने इन्हें आपस में लड़वा दिया। यानी जब विद्रोह शुरू हुआ था तो अगर आपने देखा होगा हर जगह जब विद्रोही नेता जो आपने देखा होगा अभी ऊपर, तो सब जगह आप देखेंगे तो हिंदू और मुस्लिम सब ने मिलकर देश को आज़ाद करने के लिए एक कदम उठाया था, मिल के काम करने का कदम उठाया था। तो जो 1857 में हुआ था तो 1857 में क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम आपस में मिल गए, क्योंकि उनका जो पर्पस था कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है वो उसकी वजह से मिले थे। लेकिन अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये खटकने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पूरी भारत की जनता मिल जाएगी तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी और इसीलिए वो चाहते थे कि वो हिंदू और मुस्लिम को दूर करें, ताकि उन्हें जब वो आपस में लड़वा देंगे तो उनका ध्यान हम लोगों पे नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपस में खुद ब खुद लड़ने लगेंगे तो उनके पास ना तो ताकत बचेगी ना तो कैपेबिलिटी रहेगी इतनी कि वो हम लोगों से टक्कर ले पाए। तो 1858 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने आपस में जो है हिंदू और मुस्लिम को आपस में ही लड़वा दिया। और सेना का पुनर्गठन जो है इस चीज़ में देखने को 1857 की क्रांति में ये भी हमें देखने को मिला कि सेना का जो है पुनर्गठन हुआ। तो ये क्रांति के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिले थे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिले थे जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। यानी वो जो विद्रोह हुआ था उसको एक उर्दू कवि थे मिर्ज़ा गालिब, उन्होंने देखा था इस विद्रोह को। 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास हुआ था। यानी जो ये क्रांति शुरू हुई थी, इस क्रांति का रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा साबित हुआ था, एक पॉजिटिव साबित हुआ था, क्योंकि भारतीय राजनीति जो थी उसमें आपको राष्ट्रवाद का जन्म और विकास देखने को मिला था। यानी लोगों में अब अपने देश के प्रति एक भावना देखने को मिली कि ये हमारा देश है, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे, हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ था, विकास हुआ था, वो इसका परिणाम था 1857 की क्रांति के विद्रोह का। और तात्या टोपे का मूल नाम देखें तो रामचंद्र पांडुरंग था। और 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्योंकि आपने विद्रोह तो शुरू कर दिया, लेकिन जैसे अगर हमको कहीं पर विद्रोह करना है तो उसके लिए हमें पहले से एक योजना बनानी होगी। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो एक प्लानिंग करते हो ना, कुछ भी हम काम करने जाते हैं तो हम पहले से एक योजना बनाते हैं ताकि वो काम हमारा सफल रहे। आप किसी प्लानिंग के कोई भी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाएंगे या फिर वो किसी न किसी तरह असफल हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब कोई योजना नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ था कि एक योजना की कमी हमें देखने को मिली थी, इसकी वजह से असफल हुआ। साथ ही केंद्रीय संगठन की भी कमी थी, यानी जो
केंद्र में लोग थे उनका संगठन मतलब एकजुटता नहीं थी, तो उसमें भी कमी देखने को मिली थी। यानी केंद्रीय संगठन की कमी और समान योजना की कमी की वजह से जो ये 1857 की क्रांति थी, जो विद्रोह था वो असफल हो गया था। मूल कारण तो यही है। अब आगे है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो वो ग्वालियर में है। और 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि 1857 में हिंदू और मुस्लिम सब लोग मिल गए थे। यानी उनके लिए धर्म से ज़्यादा उनका देश इम्पोर्टेंट था, जिसकी वजह से वो लोग आपस में मिले थे। और कह सकते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि इसमें हिंदू और मुस्लिम मिल के लड़े थे, जिसकी वजह से वो विद्रोह काफ़ी, भले वो असफल हो गया, लेकिन हमारे देश को आज़ाद करने की जो एक पहली सीढ़ी थी उसकी शुरुआत वाकई में वहीं से शुरू हो गई थी। अगला पॉइंट यहाँ पे रखा है मैंने कि 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम भारतीय और अंग्रेज फौज हिंडन नदी के किनारे टकराए थे। यानी जब जो पहला टकराव हुआ था वो हिंडन नदी के किनारे हुआ था, भारतीय और अंग्रेज फौज का। और 1860 से 1945 तक अन्य कई छोटे विद्रोह हुए, जो कि आपको मैं पूरा दिखाऊंगी, पूरा बताऊंगी अलग अलग क्लास में, क्योंकि एक ही क्लास में तो आप सब कुछ देखिए नहीं कर सकते हैं, ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी है। तो इतना आपने देखा, चलिए थोड़ा बहुत और देख लेते हैं आज की क्लास में। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत मुझे लगा कि इसके साथ ही आते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बाकी ईयर वाइज आपको स्टेप वाइज जैसे चलते हैं ना कि 1947 तक से 1857 से लेकर 1947 तक के बीच में जो भी आंदोलन हुआ वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल 2-3 जो है इम्पॉर्टेंट विद्रोह जो हुआ था उसको यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक था पहला हमारा नील विद्रोह। तो नील विद्रोह बंगाल के नदिया ज़िले में हुआ। यह प्रथम संगठित विद्रोह या आंदोलन था। यह किसानों द्वारा अंग्रेज के खिलाफ था। यानी जो नील विद्रोह था, देखिए पूछ सकता है कि नील विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था और किसके खिलाफ शुरू किया गया था। तो ये जो विद्रोह था ये किसानों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया गया था और ये प्रथम संगठित विद्रोह था, यानी संगठित आंदोलन था। और ये कहाँ पे हुआ था? नदिया ज़िले से हुआ था। और अंग्रेज रैयतों, यानी जो रैयत होता है, मैंने आगे देखिए ऊपर की तरफ मैंने बिल्कुल लिखा हुआ रैयत मतलब किसान, ठीक है। तो अंग्रेज रैयतों से ज़बरदस्ती नील की खेती बंगाल में कराते थे और पैसे भी नहीं देते थे। यानी अंग्रेज, आपको पता है कि अंग्रेज कितने वो थे, बहुत जालिम टाइप के थे। और वो क्या करते थे, किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे और बंगाल में, और उसके पैसे भी उन्हें नहीं देते थे। ज़बरदस्ती मतलब कि बस तुम करो, हम फल लेंगे। कर्म बेचारे वो करते थे, किसान करते थे, उसका फल कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। तो नील विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दोनों लोग मिल के ही जो है नील जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे। दीनबंधु की पुस्तक नील दर्पण, एक बुक है नील दर्पण, वो दीनबंधु की पुस्तक है जिसमें कि आपको नील विद्रोह का वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये नील विद्रोह से रिलेटेड चीज़ें मैंने बताई। और ये विद्रोह शुरू चला था 1859 से लेकर 1860। तो ये आपने देख लिया। एक मोपला विद्रोह भी देख लेते हैं। तो मोपला विद्रोह मुस्लिम किसान समुदाय को मोपला कहते हैं। जो मुस्लिम किसान समुदाय है वो मोपला उसको कहा जाता है। मोपला तथा कादरा जनजाति केरल राज्य में होते हैं। मोपला मुस्लिम किसान थे, ये जमींदार व अंग्रेजों से परेशान थे। मोपला विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यानी जो केरल राज्य है उस पर एक मोपला और कादरा जनजाति थी, और मोपला जो है वो मुस्लिम किसान जो थे उनको कहते हैं। तो वो लोग काफ़ी परेशान थे अंग्रेज़ों से, ज़मींदारों से, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं था। ज़बरदस्ती उनके साथ अंग्रेज़ बस वो बेचारे सब कुछ करते थे, काम करते थे, उसका रिजल्ट किसको मिलता था? अंग्रेज़ सारा कुछ उनसे वसूल लेते थे। उनको मतलब प्रॉफिट होता नहीं था। वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे उस टाइम, ज़मींदारों से, अंग्रेज़ों से बिल्कुल वो परेशान हो चुके थे। तो उसी वजह से उन्होंने एक विद्रोह शुरू किया था, जो विद्रोह मोपला विद्रोह के नाम से जाना गया। और ये विद्रोह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। अब बरदौली सत्याग्रह भी साथ में देखते चलते हैं। तो यह गुजरात से संबंधित है। बरदौली सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है पूछ सकता है, तो यह गुजरात से संबंधित है। या देखिए जो भी यहाँ पे विद्रोह आप देखेंगे वो किसानों से संबंधित है। यानी ये जो यहाँ पे मैं 3-4 आपको विद्रोह दिखा रही हूँ या फिर सत्याग्रह दिखा रही हूँ, ये किससे संबंधित है? वो आपके किसानों से संबंधित है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये अलग से है, क्योंकि बाकी में आप देखेंगे आंदोलन जो शुरू हुआ था हर अलग अलग चला था 1857 के बाद से लेके 1947 के बीच, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको मैंने अलग से रखा है। और जो किसानों वाला पार्ट था उसको मैंने अलग कर दिया है। तो यहाँ पर आप सब कुछ जो देखेंगे 3-4 वो आपके किसानों से संबंधित है।
तो बरदौली में आपने देखा, बरदौली सत्याग्रह में कि गुजरात से संबंधित है। यह किसानों का संगठित आंदोलन था क्योंकि इन पर कर लगा दिया गया था। इस सत्याग्रह के समय के वायसराय थे इरविन। इस आंदोलन को संभाला था सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल अंग्रेजों से अपनी मांग मनवा लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि मिली। यानी हर जगह किसान त्रस्त थे अंग्रेजों से, और गुजरात में भी सेम यही चीज़ हुआ था। किसान जो है बिल्कुल परेशान हो चुके थे क्योंकि उन पर कर लगा दिया गया था। जो कुछ बेचारे मेहनत करते थे उस पर जब वो बेचने की कोशिश करते थे, सब कुछ पर उन्हें जुताई बुनाई जो भी मतलब बुआई करते थे, यानी बीज बोते थे, फल आता था, जो भी वो फसल काटते थे, तो उस पर उनको जो है कर लगा दिया गया। बहुत ज़्यादा उन्हें कर देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। तो उसकी वजह से किसान जो है वो संगठित हो गए और वो एक आंदोलन के रूप में उन्होंने अपने इस विद्रोह को कन्वर्ट किया, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि ये किसानों का एक संगठित आंदोलन था। और बात करें कि ये जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था, उस टाइम के जो वायसराय थे अंग्रेज, वो इरविन थे। और इस आंदोलन को संभाला किसने था, तो सबको पता है कि गुजरात में सरदार पटेल जी का कितना रुतबा है, कितनी पहचान है। तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, गुजरात में सरदार पटेल जी का ही बोलबाला था। तो उस टाइम जो आंदोलन संभाला था तो वो सरदार पटेल जी ने ही संभाला था। और सरदार पटेल जी के पास एक अलग सी कैपेबिलिटी थी, मतलब वो इतने कैपेबल थे कि वो अपनी बात जो है अंग्रेज़ों से मनवा भी लेते थे। और जो हम लोग वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, वो जो सरदार वाली उपाधि अगर आपसे पूछता है कि वो सरदार की उपाधि उन्हें कब मिली थी, तो आप ये बता सकते हैं कि वो बरदौली सत्याग्रह के समय ही उन्हें मिली थी। अब लास्ट हम एक विद्रोह देख लेते हैं, पाबना किसान विद्रोह। तो ये चला था 1873 से लेकर 76 तक। तो पाबना बंगाल राज्य से संबंधित है। यह विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में होता है। यह किसानों का आंदोलन था। इस आंदोलन से बंकिम चंद्र व रमेश चंद्र जुड़े थे। ये किसान जमींदारों से परेशान थे और इन किसानों का नारा था, हम महामहिम महारानी के रैयत होना चाहते हैं। पाबना विद्रोह के प्रमुख नेता शंभुपाल ईशान चंद्र राय। तो पहले तो ये कहाँ से संबंधित है पूछ सकता है, तो ये बंगाल राज्य से संबंधित है। और ये कहाँ से शुरू हुआ, तो ये बंगाल के पाबना ज़िले में हुआ था ये विद्रोह। और ये किसका आंदोलन था, सिंपल सी बात है, किसान लिखा भी है इनके नाम में ही, तो ये किसानों का आंदोलन था। और कौन इस आंदोलन से जुड़ा था, तो बंकिम चंद्र और रमेश चंद्र जुड़े थे। और वही है रीज़न कि ये कि यहाँ पे जो किसान थे वो जमींदार से परेशान थे। तो यहाँ पर देखिए उल्टा था, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ये था ना कि यहाँ पे जो किसान थे वो उनका ये था कि हम अंग्रेज महारानी हैं, हम उनके ग़ुलाम हो जाएंगे, हम उनके अंडर में रह लेंगे, लेकिन हम जमींदार के प्रेशर में नहीं रहेंगे। तो वो जमींदारों से परेशान थे। तो उनका एक नारा था कि हम महामहिम महारानी के रैयत होना चाहते हैं, मतलब हम जो महामहिम महारानी है, जो ब्रिटेन की महारानी हैं, जो अंग्रेज की उस टाइम की महारानी थी, हम उनके किसान होना चाहते हैं, ना कि किसी ज़मींदार के। तो वो ज़मींदार से परेशान थे, तो इसलिए वो एक नारा वो चलाते थे कि हम महामहिम महारानी के रैयत होना चाहते हैं। और ये इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो शंभुपाल और ईशान चंद्र राय थे। तो ये 4 विद्रोह थे किसानों से संबंधित, जो कि अभी आपने देखा हो, नील विद्रोह से लेके मोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह और पाबना किसान विद्रोह। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही देखेंगे क्लास 1 में। इसके बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की बात करेंगे। तो इसकी अलग वीडियो आएगी, तो इसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पे मैंने छोटा लिखा हुआ है। तो पहले मैं एक क्लास में ये जो मैंने पॉइंट सारे लिखे हैं इसको मैं आपको समझाऊंगी। फिर इससे जो, क्योंकि देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अगर आप समझेंगे डिटेल में, तो आपको जो बाकी के आंदोलन हुए थे इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम इसलिए इसको भी जो है फुल यानी डिटेल में देखेंगे, तो वो अलग क्लास में होगी। क्लास 1 में आज के लिए इतना ही इनफ है। तो इतना तैयार करिए, करते चलिए। इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं आपको जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि आपको अलग से बुक में से कई जगहों से नोट्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये है कि कहीं से और नोट्स मिल जाए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों की नोट्स देती चलूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।